चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करें नीट रिवीजन बैच में फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 है ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था हम लोग ने? फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ लिया, गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिया था है ना। फ्लक्स से रिलेटेड टॉपिक सारे पढ़ लिए थे और हम लोग ने एप्लीकेशन में क्या सीखा था? हम लोग ने सीख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली गॉस थ्योरम का पूरा मेन एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो किसके लिए होता है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जबकि स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लगता है कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं है ना। तो न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होते हैं, जो चीज आपको निकालनी है और जो थ्योरम है उसमें कोई भी ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, इनडायरेक्ट रिलेशंस होते हैं। जैसे गॉस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन को देखोगे सब में मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगा निकालने को? फ्लक्स नहीं पूछेगा, कई बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा है ना। और जहां पर एक सिंपल एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकाल रहे होते हो है ना। कितना नेट है वो भी E डॉट ds से निकालोगे तो E डॉट ds वाले न्यूमेरिकल्स अलग हो जाएंगे और आपके एप्लीकेशन गॉस लॉ के अलग हो जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। नाउ वी आर टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर, हम लोग चैप्टर खत्म करने वाले हैं। सिर्फ दो टॉपिक बचे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इवन मैंने डाइपोल में ही पोटेंशियल पढ़ा दिया था आपको, डाइपोल के अंदर ही आपको देखो एक टॉपिक इसमें होता है रिलेटेड कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। वो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर ही एनर्जी और दोनों चीज पढ़ा दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दी थी और आपको पोटेंशियल भी। इक्वेटोरियल होता है और एक्सियल होता है। अगर अभी मौका मिलेगा दोबारा वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, चलिए देखिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताइए भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक डेफिनेशन हो गई। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डिटरमाइन करती है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बॉडी में। ये किसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये कहाँ है? ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका 10th क्लास की इंफॉर्मेशन से। कहाँ से? 10th में कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज for a unit positive charge from infinity, ये इंपॉर्टेंट है, to that point against the electrostatic force है ना, irrespective of the path followed। क्योंकि irrespective वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में जो आपका पाथ फॉलो करते हैं उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। आप कोई पाथ फॉलो करेंगे आपका वर्क डन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यही होता है कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another point against the electrostatic force irrespective of the path followed। तो जो वर्क डन होगा वही आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो VAB क्या हो जाएगा? VA माइनस, ठीक है। अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वर्क डन किसके ऊपर कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के। तो यहाँ क्या डिवाइड कर दो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी क्या होगा? जो आपकी वर्क डन है वही आपकी एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वैसे मेरा वाला फॉर्मूला लिखो, ठीक है, ज्यादा बेटर है। ठीक, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। एक शॉर्ट में समझ में आ रहा है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर हम VB माइनस VA विल बी इक्वल टू व्हाट? तो आपको पता है वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? K Q इनटू अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है ना। एक R और है तो यहाँ बचेगा क्या? एक्शन में बन जाएगा K Q1 और Q2 तो कट गया क्योंकि जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो जो पर डिवीजन में है तो वो कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर चार्ज एक ही लेते हैं है ना, एक ही चार्ज को तो हम दो अलग अलग पॉइंट ले जा रहे हैं, तो जाएगा K Q अपॉन क्या आ जाएगा आपका? एक बार क्या आ जाएगा आपका? R B माइनस K Q अपॉन, किसको समझ नहीं आ रहा है? ये बस पहले इधर देखो, ऐसे एक डायग्राम बना लो। ये आपका चार्ज है,
ठीक। अब अगर यहाँ पे यूनिट टेस्ट ये क्यू नॉट रखा हुआ है, क्यू नॉट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं, वर्क किया ना हमने, मान लो ये नेगेटिव था तो अट्रैक्टिव था, है ना, तभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बताओ ये क्या है, जो दूरी आर ए हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आर बी, यही तो होगा ना, आर बी माइनस आर ए, यही तो करेंगे, वर्क डन तभी तो निकलेगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ गया, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं सर नीचे कैसे आ गया, अरे न्यूमरेटर में नहीं होगा भैया, आर देखो देखो फोर्स इनटू आर ए करोगे, ठीक है, और फोर्स क्या होगा के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर ए स्क्वायर, लेकिन डिवीजन में एक और क्यू नॉट है तो क्यू नॉट कट जाएगा और एक आर ए न्यूमरेटर से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनके बीच का वर्क डन और इनके बीच का वर्क डन, फिर डिफरेंस कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये है सिंपल फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ सिंगल पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ आ रहे हैं उसको, किसी पॉइंट V पर जिसकी दूरी कितनी है प्लस Q से R। तो फॉर्मूला फिर से वही लग जाएगा, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना, W क्या हो जाएगा, फोर्स KQ इनटू Q नॉट अपॉन इनके बीच दूरी कितनी है R स्क्वायर इनटू 1 अपॉन, है ना, और इनटू ये तो आपका W अपॉन Q में W ऊपर अभी लिखे रहे हैं, क्या आ रहा है ऊपर, ऊपर एक और आएगा R, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देख ये पूरा रिप्रेजेंट करता है कूलम्ब फोर्स को, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा आपका वर्क को डिवाइड किससे करते हैं, क्यू नॉट से, तो एक आर यहाँ से जरा कट जाएगा और एक क्यू नॉट यहाँ से ऊपर कट जाएगा, बचेगा क्या, के क्यू अपॉन, ओके। आगे बढ़ जाए, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, एक बार में एक पेयर बनाइए, सब सॉल्व करिए, सबको सम कर दीजिए, खत्म, यही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिख डालिए फटाफट, ये सब फिगर बनाइए। देखिए तो यहाँ पर एक करेक्शन है, ये इसको 1 करो, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला कहता है अगर ये पॉइंट P है, इसने किसके ऊपर लगाया, Q2 के ऊपर, तो इनके बीच की जो भी दूरी होगी इसको मान लेते हैं R2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R2, यही तो होगा ना। तो इसी प्रकार से तो या तो फिर इसको हटा दीजिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे, अगर हम Q को रखेंगे तो यहाँ पर इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं, और नीचे आ रही कर दीजिए। तो मैंने कहा मैंने सेंटेंस को पूरे एक्सप्रेशन को हटाऊंगा और मैं लिखूंगा अपना एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to group of charge, है ना बेटा। अब ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा कि अब इसका हो जाएगा V net will be equal to due to V1 V2 V3 एंड जितने भी चार्जेस हैं Vn तक, क्लियर है ना। तो सिंपल है, ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन K Q3 अपॉन N अपॉन, यही तो आएगा ना भैया, गलत क्या है, K Q अपॉन R होता है, तो जो कॉमन है वो बाहर निकालो, K बाहर आ जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 से N जाएगा QI अपॉन, गलत क्या किया मैंने, सही किया ना मैंने, सही है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं मैं, और मैं सिर्फ आपके डिस्टेंस को लेकर चल रहा हूं स्केलर फॉर्म में, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेंज कैसे कैसे होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि मेरा एक ओरिजिन है, मैं रेफरेंस ले लूं, तो मैं दोनों को लोकेट करूंगा, तब तो ये फॉर्मूला सही बैठता है,
ये क्या है, रिजल्टेंट ही तो है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस को ही, है ना। मैग्नीट्यूड यूज करना है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, कोई हमें वेक्टर तो लेना नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली वो डिस्टेंस ले ली। अगर एक रेफरेंस पॉइंट ले लूं, ओरिजिन ले लूं, ओरिजिन से फिर मैं P को भी लोकेट करूंगा और Q2 को भी लोकेट करूंगा, है कि नहीं। तो ओरिजिन से P को लोकेट कर लूंगा तो मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा, R मान लेते हैं, वो P अपनी जगह बैठा हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर नहीं मैच कर रहा है उस फॉर्मूले से, फिगर नहीं मैच कर रहा, उसका दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लिखना है तो इसमें मैं बता देता हूँ होगा क्या। इसमें अगर ये फॉर्मूला सही करना है मुझे, तो इस फॉर्मूले को सही करने का एक ही तरीका है कि ये हटेगा, ठीक है, ये भी रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका तरीका क्या होगा, एक पॉइंट P लेंगे, ठीक है, जिसको ओरिजिन से लोकेट करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हो गया R। फिर मैं Q1 को लोकेट करूंगा, ये हो गया मेरा Q1, ये क्या हो गया मेरा R1। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम यहाँ पर ये रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इनके बीच का रिजल्टेंट, जो कि क्या आ जाएगा, चाहे R माइनस आर आई करो, चाहे आर आई माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो हमेशा क्या लिखेंगे, फाइनल R हो जाएगा और इनिशियल क्या हो जाएगा R1। मेरी बात समझ गए कि समझ गए, पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट है ये। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना था तो मॉड लगा दिया मैंने, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर मैंने इधर कहीं Q2 कर दिया, देखो बेटा ये फॉर्मूला सही है लेकिन समझने वाले के ऊपर है कि समझोगे कैसे। अब यहाँ पर देखो, अगर ये रेफरेंस नहीं, ये फिगर इससे मैच नहीं होता, इसलिए मैंने पूरा चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, कहाँ से, हमेशा इंफिनिटी से Q2 तक आ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इसी तरफ होगा ना, तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट क्या होगा R, तो R माइनस R2। लो भाई इसका मैग्नीट्यूड गलत है क्या, समझ में आया। तो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर्मूला बट फॉर दिस फिगर ओनली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। In this particular case it is not possible, only this formula is possible। तो ऐसे दो कर करके लिख लो, कंसेप्ट दोनों का आपके पास है, बना ले भाई। क्या नाम है तेरा, ये वाला भी, ये, अरे दादा यही तो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आसान वाला थोड़ा ना तुमसे पूछेगा। चलो देखो, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, हाँ ये टॉपिक रिपीट हो गया, चलो अच्छा ही है, तुम्हारा फायदा हो गया दूसरी बार, है ना। मैंने क्या बताया था, इसमें एक्सियल होता है, एक एक्सिस के अलोंग होता है, एक क्या होता है आपका इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए क्या बताया था, इनके बीच जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ये लाइन जो होती है किसी को इक्वेटोरियल कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इस बार समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कैसे करवाया था इसको। अगर आप निकालेंगे पोटेंशियल तो KQ अपॉन R ही तो करेंगे ना, KQ अपॉन R करेंगे। तो जरा निकालिए, जरा एक काम करिए, इसको खुद से प्रूफ कर लीजिए। तो अगर हमें P पर निकालना है तो हमें V नेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, तो जैसे पीछे किया था V1 V2 V2 ऐसे ही करते ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने मान लिया मिड पॉइंट से x दूरी पर रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, x दूरी पर। तो ये बताओ B और P के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, बताइए, x माइनस L, यही तो हो जाएगा ना। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, KQ अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर, कहाँ से जाएगा, x माइनस L आएगा ना, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर जाएगा KQ अपॉन x प्लस, यही तो आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और Q इंटू 2L जो होता है वही आपका क्या होता है, P, है ना। जरा इसको करो तो क्या आएगा, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, KQ को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस L माइनस x माइनस L, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राकेश, राकेश अखिलेश, क्या नाम है, अखिलेश। आ रहा है बेटा कुछ, थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है। अब ये कट गया, ये हो जाएगा 2L, देखें यहाँ पर ध्यान से, KQ इंटू 2L, ये क्या बन जाएगा, डाइपोल। ये किसके ओर हो जाएगा, P के, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब वहां पर कंडीशंस होती थी, कहते थे कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, L की वैल्यू बहुत कम है, तो उसको हटा दो, ठीक है। अगर एक ये कौन सा फॉर्मूला होता है सर, ये होता है फॉर्मूला किसी भी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, यही तो पढ़ाया था ना, जो कि ना इक्वेटोरियल पर हो ना ही, है ना, एक्सिस पे हो, है ना, दोनों के कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला था। एक्सिस के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला था ना, देखो KP अपन, ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, मैंने यही प्रूफ किया ना वहां पे पीछे, हैं, और ये हो गया आपका प्रूफ। अगर यहाँ पर लिखेंगे इफ
x इज वेरी वेरी लार्ज देन l, तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा k p अपॉन x स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, k क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। खत्म। देखो इक्वेटोरियल तो 1 सेकंड का है आपके लिए। ये क्या था, इसका जीरो आया था ना, मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। कैसे जीरो आया था सिखाया था मैंने कि अगर देखो पॉजिटिव के लिए हो जाएगा तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड रहेगा तो पोटेंशियल क्या जाएगा, देखो ऐसे लिख लो, मैथमेटिकल कर लो छोड़, v नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा k q अपॉन क्या आ जाएगा भाई, पहले वाले की जो भी डिस्टेंस मान लीजिए सर यहाँ पे ये r डिस्टेंस है, इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी r होगी, इक्वी डिस्टेंस होते हैं इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पर आ जाएगा r और इधर क्या जाएगा माइनस के क्यू अपॉन r। सर ये तो कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। लो भाई ठीक है, सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 -2 क्या होगा 0 ही तो होगा ना बेटा। देखो ध्यान से कैसे हुआ, तुम्हें तो पीछे नहीं आ रहा। ये देखो इसका चार्ज की वैल्यू, अगर ये +2 कूलम का चार्ज है, ये -2 कूलम का है, दोनों की ताकत मतलब प्लस माइनस अगर ना देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, एक k की वैल्यू सेम ही होती है, कांस्टेंट होता है। और मैंने कह दिया कि दूरी भी बराबर है, तो फॉर्मूले में तीन ही चीज है, k है, q है और r है। q भी सेम हो गया, k भी सेम हो गया, r भी सेम हो गया। बस q का क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू एक प्लस में आएगी एक माइनस में आ जाएगी। जब उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात समझ गए, ये 0 हो गया। नेक्स्ट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब पता है क्या होता है, ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया। ये इन सारे पॉइंट पे जब मैंने देखा कि पोटेंशियल यहाँ पर v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर v है, तो मैंने कह दिया कि ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल, क्योंकि इससे सरफेस पे कहीं पर भी पॉइंट में पोटेंशियल चेंज नहीं आता। ये सब होता कब है, ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब स्क्रीन के पीछे से बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी निकल रही है हर जगह से बराबर निकल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारे पॉइंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले चार्ज से बराबर दूरी पर हैं। जब बराबर दूरी पर है तो उसका इफेक्ट भी हर जगह बराबर होगा। तो इसका इफेक्ट क्या है, ये पोटेंशियल उसी का तो इफेक्ट है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए ऐसा समझ लो, मैं बहुत डिस्टेंस पे जाऊंगा, वो जो खिड़की है उसके साथ से बहुत डिस्टेंस हो जाऊंगा ना। अगर मैं एक चार्ज हूं तो मैं यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इमिट होगी तो पहले तो वो अलग डायरेक्शन निकलेगी, इसका क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाती है ना। जब पैरेलल हो जाएगी तो समझो यहाँ से, ये इमेजिन करो यहाँ से पैरेलल फील्ड लाइन निकल रही है, तो जितने लोग एक लाइन लगा करके अगर उस खिड़की पे खड़े हो जाएंगे सबको बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा। एक तरीके से समझ लो कि मेरा ही यहाँ पर ढेर सारा क्लोन बना लो, है ना, और सारे एक साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ से एरो छोड़ रहे हैं, ठीक है, एरो फेंक रहे हैं। तो एरो फेंकेंगे तो जितने लोग एक लाइन पर बराबर दूरी पर रहेंगे सबको साथ में लगेगा, अलग लगेगा, साथ में ही लगेगा ना, क्योंकि दूरी बराबर और जिस स्पीड से मैं फेंकूंगा उसी से मेरा क्लोन भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा। मान लो 3 एरो निकल रहे हैं, तीनों सेम स्पीड जा रहे हैं, तो बराबर दूरी समय एक समय में बराबर दूरी तय करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब मैंने कहा कि यहाँ से जो खिड़की है वो बराबर दूरी पर, चाहे यहाँ से जाऊँ चाहे यहाँ जाऊँ चाहे यहाँ जाऊँ, है कि नहीं है, तो उन सब जगह पर उसको जो पोटेंशियल लगेगा वो सेम लगेगा कि नहीं लगेगा। वही बात हो गई कि जो सारे पॉइंट्स हैं ये हैं एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर, और ये प्लेन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, या फिर इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रही है वो बराबर पास हो रही है हर बिंदु पर। समझ में आया। तो ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस। सरफेस कैसा होता है, इक्वी, देखो वेरीफाई कर देते हैं। एक चार्ज होता था, गॉस साहब कहते थे कि ये कोई भी क्लोज सरफेस बनाओ जिस पे जैसा सरफेस होना चाहिए जो कि टोटल चार्ज को इनक्लोज कर ले, तो इस फील्ड पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अच्छा ये बताओ मुझे ये क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही है पूरे सरफेस से। तो अच्छा ये बताओ मुझे, ये स्फेरिकल हो गया, इधर से जितना जाएगा उतना इधर जाएगा, उतना इधर जाएगा, उतना इधर जाएगा, हर जाएगा कि नहीं जाएगा। यही तो सीखा था हम लोग ने कि कोई भी चार्ज होता है तो वो क्या करता है, हर डायरेक्शन में बराबर फील्ड लाइन एमिट करता है। तो सारी फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। तो गॉसियन सरफेस पर देखा जाएगा ये सेंटर हो गया तो ये सब रेडियस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इस सरफेस की डिस्टेंस। अगर ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे तो ये कहाँ लाई करेंगे, ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करेंगे। मेरी बात समझ में कुछ अभी भी आई थोड़ी बहुत।
मतलब एक चीज है कि यार अगर किसी चार्ज से बराबर दूरी पर ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन अगर जोड़ दें तो जो सरफेस बनेगा वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल गॉसियन वाला दिया था, उसमें क्या था, वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल था, स्फीयर शेप का था ना, इसलिए ये फ्लैट है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेन। ये मैंने देखो जो बनाया स्फेरिकल, ये मैंने ड्रॉ किया था ना, सेम टू सेम। मतलब इतना सुंदर नहीं था लेकिन था तो ऐसा ही कुछ। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई वर्क डन नहीं लगता, क्योंकि भाई एक चीज क्लियर है, वर्क डन क्या था, चेंज इन पोटेंशियल, फॉर्मूला में ना VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB, है ना, WBMF करना है ना। तो उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल होगा। जब कह रहे हैं कि इसी पे वही बात हो गई यार, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ जाएंगे और देखेंगे यहाँ भी V यहाँ भी V, तो यार फॉर्मूले के हिसाब से अगर करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, VBA माइनस VB, ये भी आ जाएगा आपका V माइनस V इज इक्वल टू क्या आ गया, वर्क क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, जीरो। तो ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है वहां वर्क डन क्या होता है, जीरो। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। मैंने स्पिन वाला बना के दिखा दिया, मैंने आपको प्लेन समझा दिया, दोनों में आपने देखा, खुद ही देखा कि परपेंडिकुलर होता है। एक ही पोटेंशियल इंडिकेट करता है रीजन जो कि स्ट्रांग या फिर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग, उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और जितनी कम होगी उतना कमजोर, है ना। तो यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल पे हमेशा पर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देख लो इसको एक बार, चलो ये कभी इंटरसेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं। तो यार जो हम लोग ने डिवाइड कर दिया था चार से, अगर ना करें तो ये वही बात होगी, एनर्जी और पावर वाली बात होती थी, है ना। कहते थे कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, और कितनी देर तक हम काम, कितने कम टाइम में हम काम खत्म कर सकते हैं, है ना। ये डिफरेंस होता है एनर्जी और पावर का, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, वर्क डन इन मूविंग चार्ज व्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड। हमने कहा कि जो ये चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, जो हमने वर्क किया वही तो मेरी एनर्जी है। कैसे मुझे पता चला, मैं किसी पे काम करता हूँ तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, रेस्ट एनर्जी को कहते हैं, है ना। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट काम किया तो जो ये नई ये वाली एनर्जी को कह दिया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये भी जाकर के चार्ज अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, रेस्ट के फॉर्म में रहेगा। चैप्टर के अंदर पहले से क्लियर है कि चार्ज कभी मोशन नहीं कर सकता, यानी कि रेस्ट वाली आपकी थ्योरी चलेगी। तो रेस्ट की थ्योरी चलेगी तो इसका मतलब है कि एनर्जी कौन सी, रेस्ट वाली एनर्जी चलेगी। जब मोशन ही नहीं है तो रेस्ट एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा। तो इसका मतलब है अगर मैंने इन्फिनिटी से किसी चीज को उठा करके किसी एक पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूँ, तो मैंने जो वर्क किया वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होगा, जो कि होगा एनर्जी के फॉर्म में, वो एनर्जी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब इसका मतलब पुराना वाला फॉर्मूला है उसको ही चेंज कर दे बस। तो ये क्या था भाई, इसमें अगर V इंटू Q कर दें तो काम बन जाएगा, कर दें काम बन जाएगा। फिर क्या करें, नहीं ओम कुछ बताना चाहता है, बताओ बेटा। चेंज इन पोटेंशियल है, dV/dr आएगा, dV/dr आएगा। अच्छा, तो कह रहा है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू होता था सर W/Q, है ना। तो W इज इक्वल टू डेल V इंटू Q ही तो हुआ। अरे मैं तो वही लिखा था, अरे हाँ वही लिखा था ना मैंने, है ना, वही लिखा था बेटा, वही लिखा था मैंने। चलिए नहीं पढ़ेंगे, वैसे छोड़ दिया मैंने, सब हमने संन्यास ले लिया, अब ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लेकर के आ रहे हैं किसी पॉइंट P तक, जो कि हमारा एक पॉइंट O है, जहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, इसको कहते हैं Q0, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है R। तो जो मैंने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक लाने में, वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल के बीच की दूरी। तो वर्क कितना हो जाएगा भैया बताइए, K Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा R। फॉर्मूला क्या हो गया, K Q Q1 Q2 अपॉन R, यही फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं आया।
ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया बच्चे? आया तुम्हें? अरे ये कूलम्स लॉ है बेटा। फोर्स एक 9th क्लास में होता, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट देखोगे कहीं से भी तुम्हारे हो यार, जो आपका ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इनके बीच के विस्थापन कितना होगा? हमेशा R रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जो फोर्स है वो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होगा, गुणे विस्थापन R है, तो ये R कट जाएगा, बचेगा Q1 Q2 अपन R बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यही है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन एनर्जी तो स्केलर होती है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। इसका एक जनरल फॉर्मूला देखो, मैंने ये लिखा है कि नहीं लिखा है ऊपर? ये लिखा था भाई साहब, तुमने कटवा दिया। इसीलिए तो कह रहा तुम्हें गलतफहमी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा फील होना कि हमको आता और आना अलग बात है। ठीक है, पढ़िए, आ जाएगा। ऐसा क्या है यार, ऐसा कुछ थोड़ा ही नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। देखो, एक होता है इसी का एक दूसरा नाम होता है इंटरैक्शन एनर्जी, बोलते रहते हैं बार बार कंफ्यूज करने के लिए, कोई इतना डरने की कोई बात है नहीं। ठीक है, इंटरैक्शन एनर्जी भी वही पोटेंशियल एनर्जी को ही बार बार कहते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो बना है, इसमें क्या है, दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच की जो रेस्ट एनर्जी उसकी बात कह रहे हैं, इंटरैक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर भी वैसे ही लगेगा फॉर्मूला। हम काम मानेंगे कि किसी को इन्फिनिटी से लेकर के आया होगा, नहीं बच रहा है तो ऐसे छोड़ दो। तो मैं कहेंगे भैया यहाँ से हो गया इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका हो गया R2। तुम चाहे मान लो कि R2 से R1 जा रहे हो, चाहे R1 से R2, तो मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो अपन क्या आ जाएगा, अगर इनके बीच का मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड करके कह देंगे इसको R के बराबर है, तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, इसको इंटरैक्शन एनर्जी बोल देंगे, उधर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बात समझिए? अब चलो क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म है, बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, एक सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। अगर क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम कितना है 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है भाई? 5 वोल्ट थ्रू आउट हर जगह पर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। तो E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr। अरे भैया, जब ये कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? क्या हो गया? देखो, अरे यार इसमें लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वॉल्यूम क्या है, जिसका वॉल्यूम से पता है ये ट्रैप था, ये सिर्फ ट्रैप था आपके लिए, यहाँ फंस जाओ, कुछ सोचने लगो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं इसका मतलब। अरे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं कह दूं हर जगह जो है पोटेंशियल बराबर है, वॉल्यूम ही तो है कमरा में के अंदर क्या है? वॉल्यूम है ना, हम वॉल्यूम के अंदर हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर आप कुछ रख सके, फिल कर सके, वो वॉल्यूम होता है। तो अब इस कमरे में हर जगह पोटेंशियल अभी सिखाया, पोटेंशियल हर जगह बराबर, तो वर्किंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो अगर अखिलेश वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ चेंज क्या है? कुछ नहीं, 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी उतनी थी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है। ठीक है, तो उस केस में अगर देखा जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जब सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है? 0, इसलिए 0 हो जाएगा, और कुछ पढ़ने लायक इसमें था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये वर्ड पढ़ा, कहाँ गया? थ्रू आउट ही था इसके अंदर, जो मुझे एस्केप कर रहा था इस ऑप्शन की तरफ। ठीक है, थ्रू आउट मतलब हर जगह, इंग्लिश का मतलब हर जगह। ठीक है, हर जगह पोटेंशियल सेम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q कूलम इज कितना है? q × 1011 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, आपको v की वैल्यू दिया है q × 10⁻11। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना है उस पॉइंट पे, बताइए। तो फिर से वही बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v/r। अगर किसी एक इंस्टेंट में बात करेंगे यार, देखो ये क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज जरूर है, ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे जहां पर ये फिक्स पोजीशन की बात करेगा, तो फिक्स पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, किसी को लिख सकते हैं v/, लिख सकते हैं ना, सॉल्व कर डालो यार। v इक्वल टू kq/r होता है।
अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर मेरी जरूरत पड़ेगी आपको। मैंने आंसर लिख दिया है सामने तुम्हारे, देखो बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था v की वैल्यू कितनी है, q × 10⁻11। तो मैं क्या करूंगा, इसको k लिख दूंगा, k क्या होता है 1/4 इनटू q लिख दूंगा और अपॉन में r लिख दूंगा, जिससे कि मुझे मिल जाएगा यहाँ पर q × 10⁻11। ठीक है, मुझे 1/r चाहिए। 1/r क्या हो जाएगा बताइए भाई, बताइए 4πε0 × 10⁻11। मुझे पता है कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं कहूंगा भाई q कट गया, आप कहेंगे हाँ सर। ठीक, k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, तो अगर k को 1/4πε0 लिखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में ही तो जाएगा 4πε0, तो ये क्या हो गया 4πε0 × 10⁻11 क्या बन गया 1/r। अरे यार यहाँ लिखा हुआ है यार, ये q × 10⁻11 v हो गया इनटू 1/r की वैल्यू कितनी है 4πε0 × 10⁻। अभी भी नहीं कर पाओगे? Which option is correct? सर B 22। बी सर सी 4 होगा ना, अच्छा C। ऐसे और बेटा क्या है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम वो तुम्हारी कलम नहीं चलती। मैं वो बता दे रहा हूँ, पेपर के बाद बातें तुम्हारे ऊपर है, तुम सुनो ना सुनो। तुम्हारी मैं देखता हूँ, एक तो ये डायरी मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी चीज कि ये जो तुम कलम नहीं चलती, दोनों तुम्हारा बड़ा ही डिमेरिट है। बिना कलम के कुछ नहीं होता भाई, ये डायरी वरी पे कौन पढ़ता है? सर वो में 20 लग रहा था। कहाँ तुम्हें 20 दिख रहा है? C में बेटा ये 2 लिखा हुआ है, 20 दिख रहा था। चश्मा लगाओ, फिर एग्जाम में क्या करोगे, पेपर समझ नहीं आया मतलब सब उल्टा पुल्टा लगा के चले आए, ऐसे थोड़ा ना चलेगा यार। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ, डायपोल मोमेंट दिया है P दिया है, दिस इज P, डायपोल मतलब P दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making angle 60। तो कौन सा मान लगेगा P cos थीटा वाला, K P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ऊपर लिखा था फॉर्मूला, डायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है। तो कर लोगे, थीटा 60 है, cos 60 की वैल्यू तो पता ही होगी, मैंने फॉर्मूला बता ही दिया आपको। फॉर्मूला क्या लगेगा अखिलेश? फॉर्मूला लगेगा बेटा v इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन में जब कभी कोई एंगल दिया है, इसका मतलब ना वो एक्सिस पर है और ना ही वो परपेंडिकुलर लाइन पर है। दो लाइन याद नहीं है तुमको, हम देख पा रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे। ये जो है अगर इस पे यहाँ पर एक प्लस क्यू है और एक यहाँ पर, चल इसको माइनस कर ले, अगर ये माइनस क्यू है यहाँ पर क्या है ये प्लस क्यू, ये जो लाइन गई ना बेटा इसको कहते हैं एक्सियल, ठीक है। एक्सियल मतलब इस लाइन पे जो होगा उसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट्स, ठीक। और अगर इनके बीच में एक मिड पॉइंट मान दें, इनके बीच की दूरी को आधा कर दें, उस पे एक ऐसे लंबवत बना दें यानी परपेंडिकुलर बना दें, इस लाइन पर कोई होगा तो इक्वेटोरियल हो गया, ठीक। और इन दोनों पर कोई नहीं है, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व होगा, देख ले, अब इसको याद कर ले, वो फिर इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया तुझे? अब यहाँ थीटा क्या है, अगर मान ले ये वाला पॉइंट है और ये एंगल बन रहा है कितना, थीटा बराबर, समझ में तुझे आया कुछ डायपोल के साथ, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस से प्लस ये रेखा होगी, है ना, माइनस से प्लस, कितना एंगल बना रही है r के साथ, कितना बना रही है 60, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर ऑन r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, एक k भी है, तो ये जाएगा kp। अब ये देख, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा और cos थीटा, यूनिट वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड निकालेगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेगा तो हमेशा क्या मिलेगा 1, ठीक है। टोपी लगी है किसी भी वेक्टर के ऊपर, उसका मॉड करेगा तो हमेशा आंसर 1 आएगा, इसलिए उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट लिखा है किसी भी क्वांटिटी का, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। कितनी वैल्यू है 1, ठीक है। चल ये हो गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब वैल्यू तो पुट करके सॉल्व कर ले यार, k होता है 9 × 10⁹। 200 आएगा। हाँ ठीक है, एक आंसर आ गया तभी खुश है बहुत, देख सोच रहा है कब बोले, एक आंसर निकाल लो उसके बाद 10 दिन तक खुश रहो। हमने एक आंसर निकाल लिया था क्लास में, सबको बता देना घर पे जाके यार। p कितना है, cos 60 कितना होता है 1/2 है, हमें लगा ये बताना है। ये 1/2, नीचे r कितना है
0.6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। ठीक भाई, कितना आ गया? इतनी आसान कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करना कौन सी बड़ी हो, है ना। बस ध्यान से करो, हो जाएगा। मैंने कुछ किया, धीमे धीमे काटता गया, देखो हो गया। सबसे पहले 10 से शुरू करो, नियम नंबर 1 अगर सीखना है हमसे, सबसे पहले 10 से शुरू करो, और 10 करने के बाद फिर देखो सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। सबसे सरल तरीके से काटो पीटो, मल्टीप्लाई जिंदगी में कभी मत करना, और डेसिमल को सबसे धीमे से एक साइड कर लो अगर डेसिमल वाला है। सबसे आखिरी में काटता हूँ, सारी वैल्यू जब मैं पुट कर लूंगा, कभी भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखो ही मत, कंफ्यूजिंग होता है हमेशा। देखो एक स्क्वायर था या स्क्वायर, तो 0.6 था, तो 0.6 लिखते 6 बटे, अगर देखो अगर नहीं आता है पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा। 0.6 होता ना, इसका मतलब एक डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा 6/10, और 6/10 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणे 6, और 10 का स्क्वायर 100, 100 को ऊपर लाओगे 10 की पावर -2, एक नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ठीक ऐसे करते हैं, तो ये 200 आ जाएगा। टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सेम, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको नहीं पता, ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। डेंसिटी देखो एक रेशियो होता है बेटा, तो ये गलतफहमी मत रहना कि दोनों में जो आपका Q है वो सेम है, Q कभी सेम ये नहीं कह सकते हैं आप, रेशियो है रेशियो। तो चार्ज भी उतना, जैसे यहाँ पर एरिया निकालने, स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4, चलो ध्यान से भी बताना है, 4/r², है ना। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 4/2r², और 2 का 2 क्या होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8πr²। 8 में से क्या निकाल लोगे 2 निकाल लोगे, है ना, तो ट्वाइस हो जाएगा। एरिया क्या हो गया दूसरे वाले में, फॉर्मूला बना रहा हूं तुम्हारे सामने, तो चार्ज कितना हो रहा होगा, तो अगर पहले वाले में Q/A रहा होगा, दूसरे वाले में, जिसको दिमाग होगा वो पहले क्वेश्चन करके निकल जाएगा। गलत किया हो तो बताओ। चार्ज का रिलेशन निकाल दिया, मैंने कहा कि पहले वाले से जितना भी चार्ज उसका दोगुना चार्ज दूसरे वाले पर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब इसके बाद क्या करें, दे आर बॉट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट पे लेकर के आओगे फिर सेपरेट कर दोगे, कांटेक्ट पे लेकर के आओगे तो होगा क्या, सुनो ध्यान से, ये मैंने करवाया है क्लास के अंदर, याद है क्लास के अंदर चार्ज ट्रांसफर जो सबसे पहला सेशन जो रहा होगा उसमें पढ़ाया था मैंने कहा तब तक चार्ज आता रहेगा, इधर ट्वाइस ऑफ Q है, इधर Q है, जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। बराबर कैसे होगा बताओ जरा, टोटल 3Q है तो 1.5Q यहाँ आएगा और रिमेनिंग यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। फिर अलग कर दिया तो नया चार्ज कितना हो गया 1.5Q। फिर कह रहे हैं व्हाट विल द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो नया सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ कितना होगा, तो कर लो सॉल्व 3/2 हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा 3/2 इधर 3/2 उधर, लेकिन यहाँ पर 3/2 A है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 × 2 3/4 और Q/A, है ना। बच रहा है कि नहीं बच रहा अभी भी, और रिलेशंस निकाल लो, σ1/σ2 कर लो। सॉल्व करके आंसर आप बताएंगे फटाफट। चलिए ये करते हैं क्वेश्चन, यार इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं था, डोंट नो क्यों नहीं कर पाए आप लोग, देखते हैं क्यों नहीं कर पाए। तो ये तो रिलेशन पहले ही 1 सेकंड में निकल के आ गया था हम लोग का, है ना।
अब देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जब हम बिफोर की बात करेंगे फिर आफ्टर की बात करेंगे, तो अगर हम चार्ज की बात करें डेंसिटी इज इक्वल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है ना बेटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू अगेन अब 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। ये हो जाएगा 4 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। मैं एक्चुअली प्रूफ करना चाहता हूँ ट्वाइस वाली बात भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो जब हमको टच कर देंगे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट टोटल का सम क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। अरे अलग अलग रहेगा तब भी जोड़ोगे तो 3 क्यों आना चाहिए ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे 4 प्लस 1 5 है तो होता है ना, हाँ। Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज है कि जब उनको टच कर देंगे तो Q1 डैश अपॉन R इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन 2R, दोनों पोटेंशियल बराबर होगा, दोनों पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 डैश, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो पहले हम Q1 डैश की बात करते हैं। अगर हम बात करें जब वो कनेक्शन में 3 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, टोटल की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या जाएगा 5, अरे इसकी बात कर रहा हूँ, तो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम इसको कर देंगे, ठीक है, 4 को, तो क्या आ जाएगा 3 Q1 डैश इक्वल टू 5 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 5 बाई 3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, आएगा बड़े भाई। और फिर Q2 डैश कितना आ जाएगा, Q2 डैश आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Q1, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई 10 बाई 3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, आएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है, ऊपर से उठा करके पुट कर दो और सॉल्व कर लो। तो सिग्मा 1 आ जाएगा 5/3 ऑफ सिग्मा और दूसरा आ जाएगा आपका 5/6 ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा 1 आ जाएगा 5/3 और सिग्मा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक, बस डन हो गया। अभी भी किसी समझ नहीं आया। अरे यार इसको डिवाइड कर दो एरिया से, तो ये जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया तेरा सिग्मा 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 4 पाई 2r है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अरे 2r है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर ये देख, ये हो जाएगा 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 5/6 सिग्मा, यहाँ बचा 5/3 सिग्मा, यही तो होगा, है ना। ये A1 हो गया और ये A2 करके चल, ठीक है। इसको भी यहाँ तो तूने किया ही हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो गया फटाफट, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। ये करो, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, तो यहाँ लिखा हुआ है ये 20 वोल्ट फिर 40 वोल्ट, ये A to B लिखा हुआ है, ठीक है। 10 30 वोल्ट बीच में दिया हुआ है, देखो एक ये है जिसमें 10 वोल्ट है हर जगह, और इस पे 20 है, इस पे 30 है और इस पे क्या है 40, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा दिया हुआ है अगेन इक्विपोटेंशियल है, जो आपकी लाइन बनी हुई है ना वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सरफेस को, ठीक। उस सरफेस पे हर जगह एक ही सेम पोटेंशियल होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं कौन सा वाला सही है, पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम। फिर कह रहे हैं इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव इन फिगर 1, maximum work is required to move in figure 2, maximum work is required to move in figure 3। तो कैसे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, कैसे, तो बाकी तो इक्विपोटेंशियल है ना, ये सारे इक्विपोटेंशियल है बेटा, कैसे तुमने कह दिया। ये देख पहला 10 20 30 40, क्या दिक्कत है, 10 20 30 40
सब में सेम है, डिजाइन बदला है। हाँ चलो भाई कुछ बुद्धि तो आ गई। क्या होगा? अरे यार क्या ही फर्क, डिजाइन बदलने से क्या होता है? अरे एक बार प्लेन आपके वो हैं इक्विपोटेंट सरफेस है, एक बार स्फेरिकल है, एक बार कुछ नॉन यूनिफॉर्म है। इंपॉर्टेंट ये थोड़ा ना, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पहली डिजाइन है वही दूसरी होनी चाहिए, वही तीसरी होनी चाहिए, वही चौथी होनी चाहिए, है ना। और हम कह रहे हैं ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज बताओ, वर्क क्या, वर्क तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, यही फर्क पड़ता है ना। तो बस आपका ये जो पोटेंशियल है ए और बी के बीच में वो सेम होना चाहिए हर जगह। तो ये वर्क तो हमेशा सेम होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है भाई, उससे क्या ही मतलब है कौन सी डिजाइन से तुम तोड़ रहे हो, है ना। वो तो सिर्फ वी और वी भी देखता है ना। तो ए से बी जा रहे हैं तो बी कितना है, 40 माइनस 10, 30 ही तो आएगा, 30 ही तो आएगा। 30 जूल इसमें, 30 जूल इसमें, 30 जूल इसमें और 30 जूल, है ना, है ना, यही तो आएगा ना, यही आएगा। ये सही बोली मैंने? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होना चाहिए ना, मीटर का ही होगा पोटेंशियल का, V को W अपन क्यों होता है, जूल पर कूलम भी होगा। हाँ जूल पर कूलम ही तो मीटर कहाँ से आ गया तुम्हारा? सॉरी क्या जगह भाई, फेल हो गए तुम, 5 नंबर गए तुम्हारे। नेक्स्ट, the charges each plus q are placed at the corner of an isosceles triangle। isosceles का मतलब पता है क्या होता है? कि अगर कोई भी दो कॉर्नर पकड़ा, दोनों साइड की लेंथ क्या हो, किसी थर्ड वर्टेक्स से बराबर होगी, यही तो आइसोसेलेस क्या होता है यार, दो जुड़वा भाई होते हैं और एक तीसरा जो है उसमें बीच में होता है, इन लोगों को दूर कर देता है एक दूसरे से, ये हो गए जुड़वा। इनका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, सेम, ठीक है ना। चलिए तो कह रहे हैं ए बी सी, बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू क्या है, 2a है। बी सी कहाँ है भाई, बी सी ये रहा, और ए सी मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक, ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें मिड पॉइंट है ई और डी, ठीक है, देख के लग रहा है यार, ठीक है। और बी सी एंड सी ए, द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज q फ्रॉम डी टू ई, डी से ई जाने में कितना वर्क होगा, करो सॉल्व, करो सॉल्व, चेहरा मत देखो मेरा। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है भाई, कितना बता रहे हो आंसर? ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, मेरा बी है, ऑप्शन नंबर डी 0 0 0 आएगा, 0। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको। एक ट्रायंगल बना लिया पहले, चलो पहले पाथ बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर AC और BC दोनों क्या हैं, बराबर है, दोनों की लेंथ कितनी है, 2a, ठीक है। और D और E क्या होगा, मिड पॉइंट, तो इट इज क्वाइट क्लियर कि AE और EC दोनों A होंगे और BD और DC दोनों A होंगे, है ना। अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ADC, कोई ट्रायंगल ले लो ADC, ठीक है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको अलग बना लेते हैं। ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है सबको, ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो D पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90। आइसोसेलेस में क्या होता है, 90 बनेगा, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। तो इसका मतलब है AD स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, वही पाइथागोरस लगा दिया, AC इज द हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर माइनस ये जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया √3, ED कितना आ गया, √3, इतना ही आना भी चाहिए। इसका मतलब BE भी क्या होगा, BE भी आपका, अब इतना तो क्लियर है कि मुझे प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, बच्चे तो होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, हमने डिस्टेंस निकाल ली, ठीक। अब इससे क्या होगा, अब हम सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल D पर निकाल लीजिए, जो गिवन चार्ज कन्फिग्रेशन है D पर पहले पोटेंशियल निकालेंगे तभी तो वर्क डन निकलेगा। तो पोटेंशियल एट D, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एट D, मैंने AD निकाला क्यों था, AD का निकालने का मेन रीजन ये था, अखिलेश देखो बेटा इसकी दूरी पता है, यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है और एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, प्लस Q आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ, दोनों सारे कॉर्नर पे प्लस Q रखा हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। मेरे को ये दूरी भी पता है, मुझे ये दूरी पता है, मुझे ये दूरी नहीं पता थी,
तो ई पर भी निकालना है, तो पोटेंशियल एट डी विल बी इक्वल टू ड्यू टू ए ड्यू टू बी ड्यू टू सी। फॉर्मूला सिंपल है, के क्यू अपॉन आर, एक ही फॉर्मूला है ना। तो लेकिन यहाँ आर पता भी तो होना चाहिए, तो के क्यू सब में कॉमन है तो बाहर उठा के रख लो, है ना। अब बचेगा क्या, 1 अपॉन ए डी प्लस 1 अपॉन बी डी प्लस 1 अपॉन बी डी में सुन लेना सी डी, है ना। तो बाहर जाके तलब लग गई सर रिक्शे वाले के ढूंढ रहे हैं क्योंकि जनरली और कहीं मिलेगी। √3a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा के क्यू, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन ए, एलसीएम क्या आ जाएगा √3a, यही तो आएगा ना, √3a ही तो आएगा कि 2√3 आएगा। अरे गधों, यहाँ a ऑलरेडी है, √3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2, है ना, ये ऑलरेडी 2 था और यहाँ क्या जाएगा √3, यही तो आएगा ना। तो v एट, यहाँ क्या लिखा, ये लिख दिया क्या, ये d, v एट d तुमने निकाल लिया, ठीक है। गलत किया हो तो बताओ। 1 प्लस 2√3 अपॉन 2√3, ठीक है, माफ करना √3a, चाहो तो a को भी बाहर ले लो, तो के क्यू अपॉन a को अगर चाहे तो हम बाहर ले लें, तो बचेगा क्या, ये, इसका भी और सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, के क्यू अपॉन a 2 प्लस 1 अपॉन, इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अरे बेटा एलसीएम तोड़ा है, एलसीएम का 1 अपॉन √3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन √3 अपॉन √3 क्या आ जाएगा, 2 ही तो बचेगा। तो वो एलसीएम तोड़ा है मैंने, बहुत बेसिक चीज़ है, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता कह रहा है कि बस ऐसे से कर दो, ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ भाई, यहाँ सब पता चल जाता है। देखो एलसीएम तोड़ना सीखो, कोई बात नहीं, सीख नहीं रहा है तो जब कभी ऐसा हो तो न्यूमरेटर में एडिशन हो, नीचे डिवीजन में कोई एक नंबर हो, तो क्या कर सकते हैं पता है, इसको अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा प्लस 2√3 अपॉन √3 हो जाएगा, ये 1 जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन, यही तो बचेगा। क्या लिखा है मैंने, यही तो लिखा है, 2 प्लस 1 अपॉन √3 तो लिखा हुआ है। भाई तू आगे बैठा कर भाई, काहे लिए इतना इधर उधर मुंडी कर रहा है, आगे बैठ, देख खाली हैं, तेरे को कोई यहाँ पकड़ के मारेगा नहीं, टेंशन मत ले, सब चिल्ड है भाई, ठीक। ये हो गया, VD निकल गया। अब अच्छा बताओ, क्या तुम V निकालने पे टाइम वेस्ट करोगे, आइसोसेलेस है यार, सारी चीजें सेम, और सबसे अच्छी बात की सारे चार्जेस क्या होंगे, सेम टू सेम है और बराबर दूरी पर है, तो फिर से क्यों करें हम इतनी मेहनत, यहीं आगे लिख दूंगा इट इज आल्सो इक्वल टू, अब देखो सॉल्व ही नहीं करूंगा इसके आगे, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दोनों की वैल्यू बराबर है, क्यों भाई, 2 बिंदु हैं, हम वहां करेंगे तो कैमरे में नहीं आएगा और कोई बात नहीं थी, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, अभी तो सिखाया था एक पोटेंशियल बड़े भाई, अगर 2 बिंदु है दोनों का पोटेंशियल बराबर हो, तो अगर ये VA बराबर हो जाए किसके, VB के, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो काहे इतनी मेहनत कर रहे हो, तुमने निकाला, तुमसे कहा गया कि चार्ज को E से D या D से E, कहाँ कहा गया, हाँ D से E लेकर के जाओ, तो जब तुम वर्क करोगे तो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या निकलेगा फिर सॉल्व करने का, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए इसको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ तक कर लेगा वो 0 मारेगा और आगे निकल जाएगा, क्या समझे। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इलेक्ट्रिक मतलब चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल कितना दिया हुआ है, मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म, पैरेलल का मतलब समझो, जो एंगल होता है वो हमेशा P और E का होता है, इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा +Q और यहाँ क्या रहा होगा, फिगर बन गया, ठीक है, तभी तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, तो यार ये फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क डन इन रोटेटिंग चार्ज डाइपोल, तो क्या टाउ इनटू d थीटा, ये तो फॉर्मूला था ना, और ये 0 से 90 जाना है, लिमिट भी पता है, आंसर आ जाएगा सीधे, ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या था, वर्क निकाल लो, k q1 q2 अपॉन r, क्या आएगा
से करो। चलो ये तुम्हारा होमवर्क, अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसी के आगे शुरू करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल हो तो अगली क्लास में पहले 10 मिनट 15 मिनट आपके डाउट्स सवाल लगाइए, सवाल पूछिए, क्लास रुकेगी, नहीं पूछेंगे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए और आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू। क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे।